हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितेन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट तक आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था अबाउट द लॉज एंड सम प्रॉपर्टीज ऑल्सो। अब देखो यहाँ पर ये कंडक्टेंस वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मुझे आपको जो इसका रिलेशन बताना है, हम लोगों ने सीखा था रेजिस्टेंस के साथ कंडक्टिविटी, देन मोलर कंडक्टिविटी, फिर हम प्रोसीड किए थे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के साथ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तक। तो हमने सारे फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें सीख तो ली हैं, लेकिन यहाँ मेरे को आपको एक कंसेप्ट बताना है जो कि छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज। हमारी केमिस्ट्री के पार्ट में उसका बहुत ही छोटा सा सेशन है कि आपको समझना है कि ये यहाँ पर कंडक्टिविटी के बिहाफ पे कैसे यूज किया गया है, और एल्स फिजिक्स में इसका पूरा पोर्शन आपको आपके सर ने पढ़ाया ही होगा, और नहीं भी पढ़ाया है तो पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ कंडक्टेंस। आओ, अब सबसे पहले, क्योंकि मैं तुमको बता रही थी हम क्या बात कर रहे हैं कंडक्टेंस, और ये भी बताया था कि कहाँ से जनरेट हुआ था, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले से हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था। अब देखो किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। और क्या कहा था मैंने, ये ईज है सिंपल सा, द ईज विद विच इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर एंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि इसको बार बार कहा जा रहा था, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल जो है वही आपका कहलाता है कंडक्टेंस। क्योंकि हमने रेजिस्टेंस के केस में बात की थी रो फैक्टर के साथ, याद आ गया होगा। तो क्या कहा था, इट इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लिया। अब एसआई यूनिट भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर एक बार सुनो, एसआई यूनिट क्या है, साइमन, और आप इसको लिखते हैं 1 साइमन इज इक्वल्स टू 1 ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को कहा जाता है मोह। तो इसकी गलती नहीं करनी है कि ये नई चीज़ कहाँ से आ गई है, कहीं से नहीं आई है। देखो इसी को उल्टा लिख दिया है बस। तो ओम इनवर्स को ही कहा जाता है मो फैक्टर। ये फैक्टर भी हम लोगों ने सीखा है। अब देखो कंडक्टेंस से ही हम पहुंचे थे कहाँ, कंडक्टिविटी की तरफ, और जिसको कहा जाता है इट इज सिंपली एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो क्या कहेंगे, होपफुली याद आया होगा कप्पा जो हमने जनरेट किया था वहाँ पर, और कप्पा को हम क्या लिखते थे, 1 बाय रो, और यहीं से फॉर्मुलेट किया था 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। आर रेजिस्टिविटी कह लो या फिर रो से डिनोट कर लो, और यहाँ से आपने असाइन किया था जी इंटू एल बाय ए। याद आया पूरा टर्म। तो वही फॉर्मुलेशन है किसकी, कंडक्टिविटी के बेसिस पे, जो कि क्या है, रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो एल है ये क्या है, यूनिट टर्म में बात की जाए, इट इज सिंपली यूज्ड एज 1 सेंटीमीटर एंड ए इन टर्म्स ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हम कप्पा को किससे रिलेट कर रहे हैं, जी से, और जी हमारी क्या है, कंडक्टेंस। तो देखो एज अ रिजल्ट द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, the conductance of a 1 centimeter long solution with a 1 centimeter square cross section area। मतलब होल ओवर चीज अगर देखी जाए तो किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे, L बाय ए फैक्टर पे। तो आपने कहा कंडक्टेंस ऑफ अ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग सोल्यूशन विद अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो, अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस की मैं बात करूँ तो कैसे रिलेट करोगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर लूँ तो रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। फॉर्मूला हमारे पास क्या आता था, रो एल बाय ए, यूनिट पता है ओम, और यहाँ पर जो रो फैक्टर है वो क्या बता रहा है, रेजिस्टिविटी को। अब यहाँ से मैं कंडक्टेंस की बात करूँ तो हमने क्या कहा था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपने लिखा जी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर। दो फॉर्मूले आ गए हैं मेरे पास, और इसी को अगर और एलैबोरेट करके लिखना है तो ये लो, जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो एल बाई ए। अब यहाँ से ये फैक्टर आया अपना कंडक्टिविटी का, जिसको आप कहते हैं 1 बाय रो, और इसी को आप कहते हैं कप्पा जी। और इसको क्या टर्म दिया गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कर लोगे, रिलेट करना आया, कुछ करना ही नहीं है। जितनी टर्म्स पढ़ी थी अब मैं इनको क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अभी आगे चल के हमें ये काम आने वाली है। अब सुनो एक और चीज़, जी हमें समझ में आ गया। अब यहाँ से मैं बात कर रही हूँ सेल कांस्टेंट की, तो हमने पढ़ा था x इज इक्वल्स टू जी स्टार। अब ये जी स्टार क्या था, वही एल बाय ए जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसको किससे मल्टीप्लिकेशन करा रही हूँ, कप्पा से, और जी स्टार मेरा क्या हो गया, दिस बाय, इसको यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास एक फैक्टर आता है, कप्पा विल बी इक्वल्स टू जी स्टार। और याद होगा जब मैंने बताया था कि ये क्या है, के है आपका कंडक्टिविटी, या फिर आप कह रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको जी है आपका बेसिक कंडक्टेंस, और जी स्टार है आपका सेल कांस्टेंट।
कन्फ्यूजन आप यहाँ करते हैं कि G और G स्टार के बीच में आप एक खेल खेल जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि भाई कौन सा इसमें कंडक्टेंस है और कौन सेल कांस्टेंट है। तो याद रखना है G है कंडक्टेंस और G स्टार है सेल कांस्टेंट, और रिलेशन हमारा जो आता है यहाँ से कप्पा के लिए वो आता है G इंटू G स्टार। ठीक है, ये लो। अब मैं बात करूँगी, क्योंकि ये रिलेशंस अपने पढ़ भी रखे हैं, पता भी हैं, मुझे एक बार रिलेशन में लिखवाने थे, बताने थे। अब सुनो, अब बात जो है वो क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ये फैक्टर्स भी हमने 1 to 1 डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ मैं बात करूँगी सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट के बिहाफ पे। अगर मैं बात करूँ एक डिजॉल्व्ड और मॉल्टन फॉर्म में, क्या कह रही हूँ, मेरी कंडीशन क्या है, डिजॉल्व्ड स्टेट की बात कर रही हूँ या फिर मॉल्टन स्टेट की बात कर रही हूँ, तो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो डिसोसिएट हो जाता है सोल्यूशन में जाके और क्या प्रोड्यूस करता है, आयंस। और आयंस प्रोड्यूस करने के बाद ही क्या जनरेट हो रही है वहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी। यही तो हम कह रहे हैं बार बार, लाइक इन अ डिसॉल्व्ड और अ मॉल्टन फॉर्म एन इलेक्ट्रोलाइट इज सिंपली अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसके रिस्पेक्ट में बात हुई, इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर मैं 2 टर्म्स ले लूँ, स्ट्रॉन्ग और वीक, दोनों के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंस बताया था कि हम स्ट्रॉन्ग के रिस्पेक्ट में क्या होगा और वीक के रिस्पेक्ट में। तो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो स्ट्रॉन्ग के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं, KCl, HCl, NaOH। लाइकवाइज इन द केस ऑफ वीक तो यू सेड CH3COOH, NH4OH। याद रह जाने चाहिए। चलो अब आओ, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जिसको आप कह रहे हैं या फिर कह सकते हैं आयनिक कंडक्टेंस भी, ये किसको रेफर करती है, बेसिकली कहा जाए इट इज सिंपली एन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय आयंस। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट हो रही है, जब आयन डिसोसिएट हो रहे हैं सोल्यूशन में तब जाके ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। तो क्या मैं इसको एक टर्म दे सकती हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या फिर आयनिक कंडक्टेंस। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो किसकी वजह से हुई है, उन आयंस की वजह से जो सोल्यूशन में जाके डिसोसिएट हो रहे हैं। ये लीजिए, तो अगर यहाँ से मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पता करना चाहूँ वो भी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के थ्रू, तो मुझे कुछ फैक्टर्स जानने होंगे। आपने ये जान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई इन आयंस के थ्रू, लेकिन किन फॉलोइंग फैक्टर्स की वजह से, तो वो अब हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए, एक तो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर। क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर। और दूसरी चीज उसके साथ साथ कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शंस कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे अट्रैक्शंस के बिहाफ पे। तो सुनिए, जितना कम सॉल्यूट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन होगा, बड़े ही ध्यान से सुनना इस चीज को, मैंने कहा है सॉल्यूट एंड सॉल्यूट, जितना कम सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन होगा उतना ही ज्यादा आयंस की मोबिलिटी होगी फ्री टू मूव करने की और हायर कंडक्टेंस जनरेट करने की। तो क्या कहा मैंने, जितना कम सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन या फिर इंट्रैक्शन होगा उतने ही ज़्यादा आयन क्या होंगे, मोबाइल होंगे, उतनी ही ज़्यादा उनकी फ्रीडम टू मोबिलिटी होगी और आप कहेंगे हायर कंडक्टेंस जनरेट करेंगे। क्या पॉइंट था, ये किसके रिस्पेक्ट में था, मैंने कहा था सबसे पहले जानना है उसका नेचर और उसके साथ साथ इंटर आयनिक अट्रैक्शंस। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि कब वो हमें हायर कंडक्टेंस देंगे, जितना ज़्यादा आयंस फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीडम होगा उनको मोबिलिटी का, और वो कब होगा, जितना कम सॉल्यूट और सॉल्यूट का इंटरैक्शन होगा। पहली चीज। चलिए दूसरा कहा मैंने आयन सॉल्वेशन। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है, आयन सॉल्वेशन का मतलब ये है यहां पर आपको चेक करना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरैक्शन। पहले वाले फेज में जब हमने नेचर की बात की थी तो मैंने आपसे कहा था सॉल्यूट और सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, यहां बात की जाएगी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे। तो आप कहेंगे यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरैक्शन है वो जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा सॉल्यूशन के अंदर उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, या फिर आप कह सकते हैं सल्वेशन इंक्रीज होगा। क्योंकि जैसे अगर बताइए मैंने एक ग्लास में पानी लिया और मैं उसमें शक्कर घोल रही हूँ, जब मैं उसमें शक्कर घोल रही हूँ मैं जितना ज़्यादा उसको डिजॉल्व स्टेट में लाऊंगी उतना ही ज़्यादा वो सोल्यूशन फॉर्म में जाएगा, नो प्रेसिपिटेट इज देयर। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, मैंने कहा जितना ज़्यादा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर सॉल्वेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, दैट मीन्स सॉल्वेशन प्रोसेस भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। लाइकवाइज इन द केस ऑफ द नेचर वहां पर इंक्रीज हो रही थी, यहां पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये लो,
तो बात क्लियर है, 2 पॉइंट्स सॉल्वेशन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किसका नेचर ले रही हूं मैं? सॉल्वेंट का। अब जब मैंने इनिशियल में ही तुमको कंडीशन सॉल्वेंट की दी है, तो यहां पर इंटरेक्शन या फिर अट्रैक्शन भी आप किसके चेक करोगे? सॉल्वेंट फेज के अंदर। मतलब जो मोबिलिटी आप चेक करोगे या अट्रैक्शन, वो किस में होना चाहिए? सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में ही। इसको आप एक और टर्म से जानते हैं, दैट इज विस्कोसिटी। तो सुनिए, अब यहां पर क्योंकि कंडीशन हमारे लिए क्लियर है सॉल्वेंट फेज की, तो जितना ज्यादा मैं सॉल्वेंट का इंटरेक्शन रखूंगी उतनी ही ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी, पहली कंडीशन। और जितनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी, आप कहेंगे कि जो सॉल्वेंट की रेजिस्टेंस है किसके रिस्पेक्ट में? आयन के फ्लो के रिस्पेक्ट में, वो भी बढ़ती जाएगी। तो कंडीशन देखो, सॉल्वेंट 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 इंटरेक्शन है, ये भी इंक्रीज होगा। इसके इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी, सी। और जब ये भी इंक्रीज है, तो यहां पर आपने देखा कि जो सॉल्वेंट्स रेजिस्टेंस है ये भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है टू आयन फ्लो। और जिसकी वजह से, क्योंकि तीनों ही कंडीशन राइज अप कंडीशन है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनाब यहां पर क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ये लीजिए, नोट डाउन। तीनों को रिलेट करके चलना है और रिलेट करके एक फ्लो चार्ट वे में लिखना है। आओ, सो द नेक्स्ट इज टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टेम्परेचर का फैक्टर। अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो वो तो सॉल्यूट पे भी इफेक्टिव होगा, सॉल्वेंट पे भी होगा और ऑल ओवर सॉल्यूशन पे भी होगा। और आयनिक मोबिलिटी भी चेक करूँ तो वहाँ भी होगा, क्योंकि टेम्परेचर आप इंडिविजुअली एक सेक्शन पे नहीं अप्लाई कर सकते। होल ओवर सॉल्यूशन फेज में बात कर रहे हो तो सॉल्वेंट पे भी अप्लाई होगा, सॉल्वेंट पे भी होगा और होल ओवर सॉल्यूशन पे भी होगा। तो क्या मैं ये कंडीशन कह सकती हूँ, एज द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन राइजेस, सॉल्यूट सॉल्यूट solute solvent and solvent solvent interaction, all three interactions कौन कौन से? solute solute, solute solvent and solvent solvent, तीनों के तीनों इंट्रैक्शंस क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा? आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है जनाब जी, वो होंगे इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर आप पूरे की पूरे सोल्यूशन फेज पे अप्लाई कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल एक फैक्टर पे। तो हमने यहाँ पर उसके 4 फैक्टर्स को देखा था। फर्स्ट इज नेचर, सेकंड इज सॉल्वेशन टेंडेंसी, थर्ड इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, एंड द फोर्थ इज टेम्परेचर। आ जाओ, अब यहाँ से हम लोगों ने एक नई चीज़ देखी कि आप लोगों ने जब ये सारी कंडक्टेंस की प्रॉपर्टीज़ को चेक किया, फैक्टर्स को चेक किया, तो अब आपको इसका होल ओवर मेजरमेंट देखना है। और वो जो मेजरमेंट है वो थे एक हमारे जनाब जो था व्हीटस्टोन जी, उन्होंने एक ब्रिज मेथड के थ्रू इसको अप्लाई किया। उन्होंने क्या कहा कि ये जो रेजिस्टेंस आप बता रहे हैं, आयन की मोबिलिटी है, अगर इसमें से मैं एक को नोन कर दूँ, उन्होंने यहाँ पर जो कनेक्टिविटी की है, सीरीज कॉम्बिनेशन किया है, उन्होंने कहा अगर मैं इनमें से किसी एक की अननोन कर दूँ तो क्या आप मुझे आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको उसके पीछे बेसिक कप्पा वैल्यूज़, रेजिस्टेंस वैल्यूज़ और कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। वो कैसे पता होगा? अभी जो मैंने रिलेशन बताया, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी के साथ हमने उसको एलैबोरेट किया और हमने फाइनल निकाला कप्पा। तो हमारे पास रिलेशन रो का भी आ गया और L बाय A का भी आ गया, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे थे? कप्पा से। क्या था हमारा रिलेशन? कप्पा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो इंटू L बाय A। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको मेजर करना हो L, A और R तीनों ही, तो हम इन तीनों की वैल्यू इस कप्पा के थ्रू निकाल सकते हैं आराम से। और इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज़ किया व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, जहाँ पर जो है रेजिस्टेंस जो है सोल्यूशन R की 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स के बीच में कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो आओ इधर, ये एक कनेक्टिविटी देखो। सबसे पहले इधर इस सेल की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो यहाँ पर मैंने 4 R1, R2, R3 एंड R4 आपके सामने
4 कनेक्शंस ले रखे हैं और मेरा कनेक्शन कैसा है, सीरीज़ कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो पैरेलल भी है। अब बीच में जो है ये जो डिटेक्टर आप कह रहे हैं, हाँ जी, आप लोगों ने, कई लोगों ने इसको पढ़ा होगा बाय द नेम गैल्वेनोमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें रीडिंग से मतलब है, फ्लक्चुएशंस चेक करने हैं और साथ साथ हमें रीडिंग एनालाइज करनी है। तो मैंने कहा कि ये जो है मेरे को एक अननोन रेजिस्टेंस गिवन है, तो अगर मुझे ये अननोन है, 3 नोन है, तो क्या मैं आराम से निकाल सकती हूँ? होपफुली कोई दिक्कत नहीं है। लाइकवाइज मैं अगर कहती हूँ कि यहाँ से मैं अगर कोई आई करंट पास करा रही हूँ, ठीक है, यहाँ से, हमने फिजिक्स में इसको सर ने अच्छे से एलैबोरेट किया होगा, छोटा सा पार्ट है जो हमें यहाँ समझना है, तो वो सुना। अगर मैं यहाँ आई करंट फ्लो करा रही हूँ, तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये I माइनस I1 हो जाएगा। ऐसे ही 1 to 1 आप चारों का भी चेक कर सकते हैं। अब सुनो काम की बात, अब क्या करोगे, ये जो 4 रेजिस्टेंस हैं, एक अननोन है, 3 नोन है, फटाफट से चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पर 2 फिक्स रेजिस्टेंसेस हैं, R3 और R4। R3 और R4 ये कैसी रेजिस्टेंस है, फिक्स। R1 कैसी है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। और R2 कैसी है, अननोन। तो पहले तो ये लिखो R3 एंड R4, ये तो कैसी है, फिक्स, ठीक है। R2 आपकी कैसी है, वेरिएबल, और सॉरी R1, और R2 है आपकी अननोन। तो आप क्या करोगे, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा सर्किट में, व्हेन नो करंट, यहाँ मैंने कहा था ये अननोन है, करंट अप्लाई करूँगी तो ये होगा। मैंने मान लिया कि भाई कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा सर्किट में, वो भी इस डिटेक्टर के थ्रू, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखो ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाएगा जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम पहले ही कह रहे थे R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, या फिर इसी को आप और कैसे लिख सकते हैं, इसमें से अगर मेरे को ये निकालना है, ये मेरा अननोन है, तो इतनी मैथ्स तो आती है, R2 इज इक्वल्स टू R1/R3/R4, निकाल दोगे रिलेशन, बेसिक सा है, छोटा सा। क्या कहा कि हम लिख रहे थे अभी तक R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, यही लिख रहे थे। अब तुमने क्या किया, यहाँ से ये देखो, ये निकालना है मुझे, मैंने R2 को इधर निकाल लिया, तो कुछ नहीं है, इसका इससे मल्टीपल कर दो, R1 इंटू R4 अपॉन ये यहाँ आ जाएगा R3, ये लो, ऐसे करके ये फॉर्मुलेशन आ गई। अब क्या करोगे, यहाँ पर ये हमने लिख लिया अननोन है, O क्या है हमारा, ऑसिलेटर है, P क्या है, ऑडिबल, डिटेक्टर है, हेडफोन है दूसरे डिवाइस का, क्योंकि हमें उसी के थ्रू रेजिस्टेंस का पता चलेगा, इसमें हम गैल्वेनोमीटर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आओ, फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सोल्यूशन 2 प्रॉब्लम जनरली अराइज होती हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जनाब क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस पे थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं बना के। क्या है, जब आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो 2 प्रॉब्लम्स क्या अराइज होती हैं। पहली चीज़ कि आप डायरेक्ट करंट पास कराते हैं, जबकि मैंने आपको बार बार कहा है कि इस कॉम्पोजिशन में आप डायरेक्ट करंट सोर्स नहीं यूज़ कर सकते, आप यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ कि सोल्यूशन जो है वो कभी भी ब्रिज लाइक मेटालिक वायर से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो इन 2 कमियों की वजह से जब भी आप कनेक्टिविटी करते हैं ब्रिज की, तो वो आप ख़राब कर देते हैं। आप क्या करते हैं कि ब्रिज लाइक मेटालिक वायर यूज़ कर लेते हैं, जो कि क्या होगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई करना है, सबसे पहली चीज़ कि हमको डायरेक्ट करंट नहीं ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करना है। साथ साथ आप यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। आओ अब देखो, अब कंडक्टिविटी सेल सुना तो बात याद आनी चाहिए मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी सुनते ही कैप एम याद आ जाना चाहिए। कैप एम में मैंने आपको रिलेशन बताया था कैप एम के साथ कैप ई क्यू का भी, जिसको मैंने कहा था दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी एंड दिस इज योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और जब इस कैप एम के ऊपर मैंने एक नॉट लगा दिया था तो उसको क्या कहा गया था, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लास्ट प्रीवियस सेशन में ही हमने इनके सारे एक्सप्लेनेशंस चेक किए हैं, हम लोगों ने सारे फॉर्मूलाज भी निकाले हैं।
So it is simply the total conducting power of all the ions created by dissolving 1 mole of an electrolyte between 2 big electrodes separated by 1 centimeter. फॉर्मुलेशन याद होगा, ऐसा करके मैंने आपको एक डायग्राम बताया था जिसमें मैंने कनेक्टिविटी की थी और आपने देखा था कि सॉल्यूशन के अंदर बड़ा ही गंदा से बनाया अभी तो, बट ठीक है। तो हमने कैपेम की वैल्यू जब निकाली थी, फॉर्मूला क्या आया था हमारा, कप्पा इंटू वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, और इस वॉल्यूम को चेंज करूँ तो सिंपल से क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीपल करा दो। आओ, तो यहाँ पर वी क्या है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का सेंटीमीटर क्यूब में, जो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को बात कर रहा है, और सी क्या है उसकी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, बेसिक सिंपल मोलर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर आपसे कैपेम की यूनिट पूछ ली जाती है तो क्या करोगे, फॉर्मुलेशन तुमको पता है, हम लोगों ने ड्राइव भी कर ली, कंसंट्रेशन टर्म्स भी पता है, लेकिन यूनिट अगर पूछ ली जाती है तो कप्पा के रिस्पेक्ट में बताई थी साइमन, याद आई होगी, साइमन यूज़ करते थे। और यहाँ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर ये है 1000 के रिस्पेक्ट में तो आपने कहा सेंटीमीटर इनवर्स, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या निकाला करते थे, मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो रख दो तीनों वैल्यूज़ को फॉर्मूले में। क्या था कैपेम का फॉर्मूला, कप्पा इंटू 1000 बाय सी, कप्पा की वैल्यू रखो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होल अपॉन मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो यूनिट निकाल सकते हो। और इसी को अगर मैं और थोड़ा सा चेंज करूँ तो ओम याद आया, ओम इनवर्स या फिर मो जिसको हम कह रहे थे। तो इसको चेक करो, यहाँ से अगर कट करोगे तो क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर कह सकते हो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। किसी भी फॉर्म में पूछ ली जाए, सीधा सीधा फॉर्मूले में टर्म लिख के निकालनी है। आओ, अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कुछ भी नहीं है, वो कैपेम था, ये कैप इक्विवेलेंट हो जाएगा। वहाँ कंसंट्रेशन से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ n से डिवाइड करोगे बस। सो हम कह सकते हैं इट इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन 2 बिग इलेक्ट्रोड्स सेपरेटेड बाय सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला इक्विवेलेंट के लिए भी, बस क्या रखना है, C को रिप्लेस करके कैपिटल N रख दो, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉमिलिटी। C क्या थी हमारी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। बस इतना सा चेंज करना है। सेम फॉर द यूनिट टर्म्स एंड सेम फॉर द फॉर्मूले टर्म्स। तो क्या लिखेंगे यूनिट के रिस्पेक्ट में बात की जाए, यहाँ कंसंट्रेशन की जगह सिर्फ N, नॉर्मेलिटी की यूनिट लिख दो, तो आपके पास यूनिट टर्म्स भी आ जाएंगे। आ जाओ, अब क्या चेक करना है, एक छोटा सा पार्ट है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। क्या कह रही हूँ मैं, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, डाइल्यूशन से ही तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐड कर रहे हैं आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, वही तो आपको बता रहे हैं कि कंप्लीट डाइल्यूशन है या नहीं, और वहीं से आपको पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपने कैसा यूज़ किया है। तो सुनो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात की जाए करंट के रिस्पेक्ट में, तो आप कहते हैं सोल्यूशन में डिक्रीज होगा और कंसंट्रेशन भी लोअर होगी। क्यों लोअर होगी, क्योंकि वहाँ पर कंडक्टिविटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है, पहली कंडीशन तो। और दूसरी चीज़ ये, जब ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो मोलर कंडक्टिविटी राइज हो रही है। ठीक है, तो अब सुनिए, अब इस इंक्रीज की वजह से एक तो, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने देखा कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई लेकिन कंडक्टिविटी राइज हो रही है, तो आपने होल ओवर कहा कि भाई जो टोटल वॉल्यूम है इसमें तो मेरे को इंक्रीज दिख रहा है, और वो भी सॉल्यूशन फेज में जब आप बात कर रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में। और ये पूरी टर्म कहाँ से आई थी, इस कप्पा से। तो ये लो, द ड्रॉप इन K as a result of a dilution of a solution has been found to be more than the compensated increase in its volume. अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी जाए स्ट्रॉन्ग और वीक के रिस्पेक्ट में, तो पहले इंडिविजुअली एक बार स्ट्रॉन्ग देख लो, एक बार वीक देख लो। तो स्ट्रॉन्ग के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग के केस में ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे, ये थी मेरी 0 कंसंट्रेशन पे, और जैसे ही मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेती हूँ यहाँ पर तो कंसंट्रेशन जाती है यहाँ, और इसी को आप कह रहे हैं कैप एम। और ये जो कंसंट्रेशन का राइज यहाँ तक आया है इसी को आप कह रहे हैं कैप नॉट एम। और अगर वीक के रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे तो ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे, और मैंने यहाँ पर दोनों की कंबाइन फॉर्म आपको दिखाई है। किसके रिस्पेक्ट में है, ये है मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। अब
अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चेक कर लो, also known as molar conductivity at infinite dilution and the value of molar conductivity as concentration approaches to 0. अब क्योंकि पढ़ा चुकी हूँ पहले ही इस वाले पार्ट को, फिर से यहाँ पर लिख के दे दिया है क्योंकि आपने एक सिंपल सी टर्म समझी थी, तो चीज़ें वही हैं। अब देखो यहाँ जो ग्राफ बताया मैंने तुमको किसके, कैपम और कंसंट्रेशन के साथ, ये किसको बता रहा है, मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब एक चीज़ देखी कि ये जो एक्सट्रापोलेशन था कर्व का दूसरी साइड में, वो यूज़ नहीं किया जाएगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप कहते हैं सिंस द कर्व बिकम पैरेलल टू वाई एक्सिस एज कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0। तो ये कुछ छोटी मोटी टर्म्स रखनी है याद, तभी आएगा काम और चलेगा दिमाग, वरना हाँ आज थोड़ा सा गला ख़राब है तो मैम थोड़ा चीख के नहीं बोल पा रही है, नॉर्मल टोन में बोल रही है एंड होपफुली सुन तो रही है अच्छे से। तो ठीक है, बात हो जाती है ख़त्म, पार्ट होता है ख़त्म। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सो ऑन, दुनिया भर की चीज़ें हमने बहुत पढ़ ली। फिर से कहूँगी बेसिक फ्लो चार्ट वे में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दो। ख़त्म होने पे आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक फार्मूला शीट ज़रूर बना के दूंगी मैं तुम्हें इस पूरे सेशन की, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारे फार्मूले असाइन किए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ 10 से बारह फार्मूला होंगे जो कि मैं पूरे की पूरे आपको एक फार्मूला शीट में बना के दूँगी। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।